हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पीटे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है बैलेंस डाइट फॉर यन एथलेट, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए संतुलित आहार। तो वैसे ये जो आपके सिलेबस में दे रखा है, हेल्थ के नाम से दे रखा है। और हेल्थ में जब मैंने टॉपिक देखे तो इस टाइप से ये इसमें टॉपिक आएंगे ये, तो इसी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। और इसमें से कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखते हैं हम कि बैलेंस डाइट यानी कि हिंदी का अर्थ है खिलाड़ी के लिए संतुलित आहार। खिलाड़ी के लिए संतुलित आहार। आहार, संतुलित आहार। तो पहले इसमें देखते हैं संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार या इसको संतुलित भोजन भी कहते हैं। तो देखिए, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं। एक बार फिर देखना, ऐसा भोजन जिसमें मनुष्य की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। यह सामान्य मतलब परिभाषा है। एक बार फिर देख लीजिए, ऐसा आहार या ऐसा भोजन जिसमें मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में या निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। और ये तो एक सामान्य परिभाषा। इसके बाद एमसीआई के अनुसार जो दूसरी परिभाषा दी गई थी, एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अनुसार ये परिभाषा देखिए। मतलब संतुलित आहार वह भोजन होता है जो शरीर की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक तत्व उपलब्ध कराता है। या एक बार फिर देखिए, ऐसा भोजन या संतुलित आहार वो होता है जो शरीर की वृद्धि, विकास, इसमें देख सकते हैं शरीर की वृद्धि, विकास, शरीर की वृद्धि, विकास तथा स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण के आवश्यक तत्व सम्मिलित करता है। एक बार फिर देखिए, संतुलित आहार वो होता है जो शरीर की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व सम्मिलित करता है। क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। इसके अनुसार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार इसकी परिभाषा है ये। इसके बाद आप चलते हैं संतुलित आहार जो होता है ना, उसके प्रमुख घटक क्या है? संतुलित आहार के घटक। संतुलित आहार के प्रमुख घटक। तो संतुलित आहार के प्रमुख जो घटक होते हैं, नंबर एक, पहले स्थान से क्रम से है ये। नंबर एक में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा होता है वसा, इसको फैट भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट में सब बनाए रहते हैं बहुत सारे। तीसरा है प्रोटीन, जो होता है खनिज लवण। और पांच में विटामिन्स। तो याद रखना, ये क्रम से ही, मतलब ऐसा नहीं कि पहले स्थान किसका जाए। पहले स्थान पर क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसका हम सेवन करते हैं ना, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। चाहे राइस के रूप में चावल, रोटी, ज्वार, बाजरा, किसकी भी खाओ, सबसे ज्यादा। यहाँ तक हम जो फल फ्रूट खाते हैं, जूस पीते हैं,
सब में सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी जो मीठे पदार्थ होते हैं, है ना, ज्यादातर मीठे पदार्थों में रहता है। लेकिन जैसे चावल और जैसे आलू, इनमें ये तो मीठे नहीं होते, लेकिन इसमें जो है ना, इसमें भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हमारे भोजन का सबसे प्रमुख जो आहार है, जो अनाज माना जाता है ज्यादातर, तो सबसे ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट का ही सेवन करते हैं, अच्छी तरह से याद रखना। फिर दूसरे स्थान पर आता है वसा। कार्बोहाइड्रेट के बाद जो हम सेवन करते हैं वह वसा का, और वसा के रूप में जैसे तेल, घी, ये सभी इसमें आते हैं, काय में, वसा में। तो ये अच्छी तरह याद रह गया। ये क्या है, संतुलित आहार के प्रमुख घटक है। सबसे ज्यादा मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, और उसके बाद फिर वसा की होती है, उसके बाद फिर प्रोटीन की, उसके बाद फिर खनिज लवण की, और सबसे कम मात्रा में आवश्यकता होती है विटामिन की। तो इस प्रकार से ये, तो कार्बोहाइड्रेट के आप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपने देख लिया भोजन होता है इसमें मुख्यतः, और दूसरा मतलब वसा के रूप में तेल और घी आदि आते हैं ये। इसके बाद में प्रोटीन, प्रोटीन में जैसे दूध, दालें, जितने भी मटर, सोयाबीन, पनीर, जितने भी स्रोत है ना, जो हम भोजन के रूप में रोजाना ग्रहण करते हैं, ये तो ये सभी नेचुरल प्राप्त होते हैं, संतुलित। आपने देखा होगा कई बार कई व्यक्ति कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। इसका मतलब क्या है, उनके जो भोजन में ये सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं। तो भोजन में पर्याप्त मात्रा में ये तत्व उपस्थित होते हैं तो हमेशा किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। वो बात अलग है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना वायरस जीवाणुओं का, तो वो चीज अलग है। और लेकिन उसमें भी ये जो प्रोटीन रहते हैं, तो प्रोटीन रहते हैं तो क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में ज्यादातर लोगों ने प्रोटीन का सेवन किया था, जैसे दूध, मतलब ये पनीर के रूप में, दूध के रूप में, तो ये एंटीबॉडीज बढ़ाते हैं प्रोटीन हमारे शरीर में। और खनिज लवण किसके रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये याद रहेगा, दालों के रूप में सोयाबीन, मटर, दूध, पनीर, ये सब इसमें प्रोटीन के स्रोत होते हैं ये। इसके बाद है खनिज लवण। खनिज लवणों के रूप में अपन जैसे नमक के रूप में ग्रहण करते हैं, और सबसे ज्यादा तो जल के रूप में नेचुरली प्राप्त हो जाते हैं ये, और ये सब्जियों से भी प्राप्त होते हैं ये। तो इसका प्रमुख स्रोत तो जल और नमक होता है, तो खनिज लवण का स्रोत जल और नमक होता है ये। विटामिन्स, विटामिन्स में जैसे इसमें सभी सब्जियां आ जाती है, तो मतलब विटामिन्स, ये याद रखना, ये जो विटामिन्स है ये सभी प्रकार से, इसको छोड़ करके जैसे प्रोटीन वाले जो स्रोत होते हैं ना, खाद्य पदार्थ, उसमें भी हो सकती है, और ये जो पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी हो सकती है। लेकिन इनका स्रोत मुख्यतः क्या है, सब्जियां, फल फ्रूट, है ना, आदि माने जाते हैं ये। तो इस प्रकार से ये विटामिन है, तो याद रखना संतुलित आहार है। अब देखते हैं इनकी जो मात्रा है वो किस रूप में आवश्यक होती है। यानी ये जो ऊर्जादाता के रूप में भी माने जाते हैं। सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट्स, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, जैसे लिख देते हैं, ये ऊर्जा जो है ना उष्मा ऊर्जा के रूप में होती है। और उष्मा ऊर्जा जो होती है ना उसको कैलोरी में नापा जाता है, किलो कैलोरी में। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा यानी उष्मा ऊर्जा 4 किलो कैलोरी, कैलोरी। 1 ग्राम वसा यानी फैट कहते हैं इसको, इससे 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन,
इससे भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इन दोनों का जो है ना, कई बार इसे 4.1 आ रहा है, लेकिन औसतन जो है ना 4 ही माना जाता है इनका ये। तो ये प्रमुख सूत्र है। आप कोई सी भी गाइड पढ़ो, इसमें इनका मान ये रहेगा फिक्स। अगर इससे ऊपर नीचे आ रहा है तो गलत रहेगा फिर। तो इसलिए आपको ये वही पॉइंट नोट किया जो एग्जाम में आते हैं। तो याद रखिए ये इसका मान होता है। तो सबसे ज्यादा जो है ना दैनिक रूटीन में जो ग्रहण करते हैं हम, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और क्योंकि अगर वसा की मात्रा ज्यादा ली जाए, भाई भोजन है तो हमारा शरीर तो मना नहीं करेगा, ज्यादातर चटपटे पदार्थ भी खा सकते हैं, लेकिन क्या होगा उसका साइड इफेक्ट होगा, फिर क्या फैट ज्यादा बढ़ जाएगा तो मोटापा बढ़ेगा। आजकल ये तो प्रॉब्लम हो रही है, खाने में जब से ज्यादा जाने अनजाने में किसका सेवन कर रहे हैं, वसा का सेवन कर रहे हैं। जैसे पिज्जा, बर्गर और भी जितने भी जो पदार्थ है ना, फास्ट फूड है, सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। और वसा के कारण आपने देखो कई बार ऐसे बच्चे देखे होंगे जो उम्र मतलब छोटी उम्र में मतलब काफी मोटे हो जाते हैं, जिनका गला काफी मोटा रहता है, हट्टे कट्टे, और उनका अगर टेस्ट करवाया जाए तो क्या निकलता है उसमें, फिर थायराइड निकलता है। तो ये कई चीजें ऐसी जो जाने अनजाने में जैसे मतलब चॉकलेट खिलाते हैं बच्चों को, उसमें भी क्या होता है, ज्यादातर फैट की मात्रा रहती है। तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, हमारे शरीर में अफेक्ट पड़ता है। तो ये ऊर्जा दाता के रूप में सबसे ज्यादा ये भी याद रखना, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा दाता हमारे शरीर में भोजन में वो क्या होता है, वसा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को वसा और प्रोटीन की ऊर्जा बचाए रखने वाला कहा जाता है। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट को वसा और प्रोटीन की ऊर्जा बचाए जाने वाला यौगिक कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से वसा को प्रोटीन की ऊर्जा बचाए रखने वाला यौगिक कहा जाता है। और प्रोटीन लास्ट में प्रोटीन आता है। जैसे उपवास काल में रहते हैं ना, तो उपवास काल में सबसे ज्यादा ऊर्जा दाता के रूप में इसकी कमी आती है। इसके बाद में फिर जब ये समाप्त हो जाता है, हमारे कोशिकाओं में पूरी तरह से ग्लूकोज जब ऊर्जा दाता के रूप में काम नहीं करता हो, तो फिर किसका नंबर आता है, वसा का नंबर आता है। और वसा के बाद किसका नंबर, जब वसा भी खत्म हो जाता है, इसलिए कहते हैं ना व्यक्ति 39 या 40 दिन तक बिना भोजन के रह सकता है। तो वो इसीलिए रहता है, पानी की बात नहीं कर रहा, पानी में तो 4-5 दिन में मृत्यु तो हो सकती है उसकी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसके कारण बिना पानी के है ना उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बिना भोजन के लगभग वो 39-40 दिन तक जीवित रह सकता है वो। तो जीवित क्यों रहेगा, क्योंकि वो जो शरीर में ऊर्जा है वो धीरे धीरे चेंज होती है। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, तो हमारे शरीर में जो रहता है ना लीवर, तो लीवर में क्या रहता है, ग्लाइकोजन संचित रहता है। तो ग्लाइकोजन काय में बदलने लग जाएगा, ग्लूकोज में बदलने लग जाएगा, और ग्लूकोज में बदलते वो ऊर्जा देगा। इस प्रकार से जीवित रहते हैं। और लास्ट में प्रोटीन का आता है फिर, और लास्ट में प्रोटीन का, तो जो मानो का शरीर लास्ट अवस्था में पहुंच गया कि अब तो भोजन प्राप्त हुआ, फिर प्रोटीन जो है ना मतलब प्रोटीन जो अमीनो अम्ल रहते हैं, तो अमीनो अम्ल काय में बदल जाएंगे, वही उसमें यकृत में ग्लूकोज में बदल जाएंगे। तो लास्ट ऊर्जा दाता के रूप में काम आता है। इसके बाद चलते हैं, मतलब एक जो खिलाड़ी रहता है सबसे ज्यादा उसको जो है ना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता लगभग 55 से 60%। एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता, एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता तो ये रहती है 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दैनिक रूटीन में जो काम आएगा ना संतुलित ऊर्जा प्रदान, क्योंकि अगर ऊर्जा तो ज्यादा, तो मैंने बताया ना आपको वसा देता है सबसे ज्यादा ऊर्जा, तो लेकिन वसा का ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं किया जा सकता है। तो 55 से 60% ऊर्जा देता है ये, यानी कार्बोहाइड्रेट की इतनी मात्रा की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से
तो एक जो खिलाड़ी रहता है उसको जो है ना इसकी मतलब वसा की लगभग कितनी मात्रा आवश्यकता रहती है, इसको रहती है 25 से 30%। 25 से 30% आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से एक जो खिलाड़ी रहता है उसको प्रोटीन की 5 से 15% 15% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये फिक्स मान है ये, और इसको आप अच्छी तरह से याद रखें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अच्छी तरह से जैसे आपको पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ना है, तो क्लास सब्सक्राइबर भी करें क्लास को, और दूसरे क्या है शेयर करें क्लास को, तो अपने ज़्यादा व्यूज आएंगे। तो ये क्लास अच्छी तरह से करते रहेगी, फिर ये चलेगा आपके इसका पीटीआई का। अन्यथा फिर बीच बीच में जैसे कोई भाई मुझे तो सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, व्यूज बढ़ाने हैं, तो मुझे फिर दूसरे जो वीडियो है वो डालने पड़ेंगे, और उसमें आपने देखा वो व्यूज ज़्यादा आते हैं। मैंने एक वो डाले थे कहीं टॉपिक, तो अदर जो डालते हैं ना जो ज़्यादातर लोगों को पसंद है तो उसमें ज़्यादा व्यूज आते हैं। अगर आपको ये क्लास सिस्टम से चलती रहे तो फिर भी आपको क्या है मतलब ज़्यादा ज़्यादा शेयर करनी पड़ेगी क्लास ये, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें। तो ये क्लास अच्छी तरह से आपको बाद में पता लगेगा। कई बार तो जो है ना आपको एक लगे एग्जाम हो गया और बाद में फिर इन्हीं में से क्वेश्चन आए तो आपको एक तो करो या इसमें से याद कर लेते। तो मुझे तो याद है अच्छी तरह, जो बच्चे पढ़ चुके पहले उनको भी पता, उनको अच्छी तरह पता है। तो ये हमेशा याद रखें कि क्लास का थोड़ा सा स्कोरिंग बढ़े तो आपको ये नियमित एक सिस्टम से क्लास चलती रहेगी। बाकी कल स्टडी करेंगे इसी चैप्टर की।